नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। एक बार फिर से आप लोगों के साथ में एक नए टॉपिक पे वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अशक्तता। स्कूलिंग टाइम में जो बच्चों का लर्निंग फेज होता है, लर्निंग अवस्था होती है, उस दौरान उन्हें सीखने में जो समस्या उत्पन्न होती है, उसका एक और कारण होता है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अशक्तता, जो कि मेंटल या फिजिकल बोल सकते हैं या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से उन्हें हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम आने वाली सभी स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिनसे कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन के विश्वविख्यात एक भौतिक के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या बोल सकते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंसी का फार्मूला, जिसको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, बहुत बड़े थिंकर थे वो। उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इनका संबंध थोड़ा सा इस टॉपिक से है। क्योंकि जब वो छोटे थे, स्कूलिंग टाइम पे उनके, जब वो छोटे थे, तो उन्हें मैथ फिजिक्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं आता। सब में उनको दिक्कत जाती ही थी। यानी स्कूल पे यदि जब एग्जाम होते थे तो उनके मैथ फिजिक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जब बात आती थी अदर सब्जेक्ट्स की, तो बहुत कम उनमें परफॉर्मेंस रहता था उनका, बहुत कम मार्क्स आते थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स, उनके टीचर परेशान रहते थे, उन्हें कई स्कूल चेंज करने पड़े। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति वही व्यक्ति बाद में 1921 में नोबेल प्राइज पाया। ठीक है, उसके जो थ्योरीज थे आज लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उनके बारे में बताने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाए, किसी टॉपिक में पीछे रह जाए, उसको लिखने में दिक्कत जा रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत जा रही है, अपने आप को बताने में दिक्कत जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ठीक है, वो समय रहते ही उस चीज को, उस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकता है, यदि पेरेंट्स और टीचर ध्यान दे उस पर। ठीक है, तो वो जिस सब्जेक्ट में उसको अच्छी महारत हासिल है, हो सकता है उसी में वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट, अन्य चीजों पे, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी वो ध्यान लगा करके अच्छा काम कर सकता है, यदि टीचर और पेरेंट्स चाहे उन पे ध्यान दे। और ये सब कैसे होगा, जब आप जान जाएंगे कि उस बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये डिसेबिलिटी जानने के लिए सब आइए हम देखते हैं पूरे स्लाइड्स को कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि बच्चों को उनके लर्निंग फेज में उन्हें प्रभावित करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक स्लाइड को हम देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विषय है अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इस पहले स्लाइड में हम देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है ये। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कई बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक तथा अनुवांशिक बीमारी अथवा किसी बाह्य क्षति के कारण पढ़ने, लिखने, अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी एवं गणित तर्क करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को अधिगम अशक्त या लर्निंग डिसेबल कहा जाता है। यह अशक्तता कई प्रकार के विकारों के कारण हो सकती है, जैसे रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये आपने यहाँ पे देखा, मतलब बच्चे को यदि कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है या फिर उसे कोई फिजिकल या पहले से ही कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर घर पे माहौल के कारण, या हो सकता है कुछ से बीमारी, उसकी वजह से इनको सीखने, इनके लर्निंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी भी इनके अंदर आ जाती है। जैसे ये पढ़ नहीं पाते ढंग से, लिख नहीं पाते ढंग से, बोल नहीं पाते ढंग से, प्रोनाउंस नहीं कर पाते वर्ड्स को, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे संस्कृत के हो। तो ये बना रहता है इनके साथ जब ये स्कूलिंग टाइम में होते हैं, जब लर्निंग स्टेज होती है इनकी सीखने की। तो ये अन्य बच्चों से थोड़ी अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें कम समय लगता, कम मतलब कम टाइम में ये बहुत ज्यादा सीखने वाले बच्चों की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होते हैं। मतलब कि ये बहुत धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे सीखने वाले बच्चे क्या होते हैं, अन्य बच्चों से थोड़े पिछड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि इन्हें ये प्रॉब्लम होती है कुछ न कुछ, ये डिसेबिलिटीज हो जाती हैं इन्हें। खैर, इन डिसेबिलिटीज का सोल्यूशन रहता है इन्हें टीचर के मैनेजमेंट के थ्रू या फिर पेरेंट्स के मैनेजमेंट के थ्रू बच्चे की अच्छे तरीके से देखभाल, कि उसे कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, उसे क्या मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ,
और कौन से इससे डिसेबिलिटी है वो पहले आपको पता चल जाए, आप उस पर पूरा काम कर सकते हो और बहुत जल्दी सुधार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं। मुख्यतः मैं यहाँ 7-8 प्रकार के डिसेबिलिटीज को कवर करूंगा जो कि मुख्य रूप से बच्चों को होती है। ठीक है, 10 में से 3 बच्चों को ये ऐसा हो ही जाता है। तो इस फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से मुख्य 8 लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनके लर्निंग स्टेज में, स्कूलिंग टाइम में उन्हें प्रभावित करती हैं, उन्हें उनके ऊपर प्रभाव डालती हैं और उन्हें सीखने में बहुत ही समस्या उत्पन्न कर देते हैं उनके सामने। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया के बारे में, दूसरा हम देखेंगे डिसग्राफिया, तीसरा हम देखेंगे एलेक्सिया, चौथा इसी प्रकार अफेजिया है, फिर पांचवा डिसकैलकुलिया जिसे न्यूमिलेक्सिया भी बोला जाता है, छठवां है डिस्मॉर्फिया, सातवां है अप्रेक्सिया और लास्ट में हम देखेंगे डिस्थीमिया के बारे में और इनके बारे में जानेंगे कि क्यों और कैसे बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं और उन्हें सीखने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो हम इसको स्लाइड के थ्रू वन बाय वन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। आपने स्कूल में कई बच्चों को देखा होगा कि उन्हें किताब पढ़ने में कठिनाई जाती है ना, बुक रीडिंग में कठिनाई जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ शब्दों और अक्षरों को विभेद नहीं कर पाते, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उन्हें पढ़ने में कठिनाई जाती है। यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी होती है ना। मतलब उनके नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम की वजह से, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनमें क्या होती है, रीडिंग डिसऑर्डर आ जाती है और वह पढ़ने में कठिनाई प्राप्त करते हैं। जैसे वॉल्स को साफ पढ़ लेते हैं कभी कभी और डब्ल्यू को एम एम जैसा दिखता है उन्हें पढ़ने में, बी को डी जैसा दिखता है। तो ये क्या होता है, ऐसे ही कई शब्द होते हैं जिनको वो ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है डिसलेक्सिया से ग्रस्त हैं बच्चे। ठीक है, इससे आप धीरे धीरे बच्चा क्या कर सकता है, धीरे धीरे कवर कर सकता है इस चीज को, इस बीमारी को, और उसका जो रीडिंग एबिलिटी है सुधर सकती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट देख लिया। अब आगे देखते हैं। फिर है डिसग्राफिया। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफिया ऊपर लिखा हुआ है। ग्राफ का मतलब लिखने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये राइटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ऐसे बच्चों को लिखने में कठिनाई जाती है अथवा उनकी लिखावट सही नहीं होती। यह या तो मस्तिष्क की समस्या के कारण हो सकता है या हथेली अथवा अंगुलियों में कुछ क्षति, डैमेज के कारण हो सकता है। मतलब हो सकता है कि बच्चे के जिस हाथ से लिखता है, चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट, जिस हाथ से भी लिख रहा हो, उसमें अंगुलियां या पाम जो हथेली होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सही तरीके से उसके लिखने में प्रॉब्लम जा रही है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसके ब्रेन में कोई ऐसे डैमेज हो या फिर उसमें उसको सीखने की जो राइटिंग स्किल्स होती है अभी अच्छे से विकसित नहीं हो पाई हो। तो ऐसा क्या होता है, इसे डिसग्राफिया बोलते हैं, बच्चे सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कभी देखे होंगे कि बच्चे स्कूल में जो रहते हैं वो लिखते समय, या फिर आप घर पे भी देखोगे बच्चे छोटे होते हैं तो वो लिखते समय गलत लिख देते हैं, यानी उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया के बारे में बात किया, तो डिसलेक्सिया में वो एम को डब्ल्यू, तो वही, वो तो पढ़ने का डिसऑर्डर था लेकिन लिखने में वही काम कर देते हैं वो लोग, एम को कभी डब्ल्यू लिख देते हैं, सौ को बहुत लिख दिए। तो वर्ड्स जो होते हैं या फिर अल्फाबेट्स होते हैं जो उनके वो अंतर नहीं समझ पाते और गलत लिखते जाते हैं। तो इसे राइटिंग डिसऑर्डर बोला जाता है और इसे भी जल्दी कवर कर सकते हैं बच्चे एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू, टीचर या पेरेंट्स के माध्यम से। ठीक है, देन हम बात करेंगे एलेक्सिया के बारे में। एलेक्सिया क्या है, जब मस्तिष्क में किसी आंतरिक आघात या क्षति, जिसे डैमेज बोला जाता है, के कारण पढ़ने में समस्या है ना, तो इसे एलेक्सिया कहा जाता है। वहां पर आपने देखा था कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डैमेज हो जाता है ब्रेन पे कहीं भी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम जारी होती बच्चे को, इस वजह से डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया भी होने की संभावना बनी रहती है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता सही तरीके से। ठीक है, अफेजिया, इसमें बच्चे सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई पाते हैं। उन्हें जो बोलना है
वह उनके मस्तिष्क में होता जरूर है, पर वह बाह्य रूप से भाषात्मक, संप्रेषणात्मक कमी के कारण शब्दों का संयोजन नहीं कर पाते। ये मस्तिष्क के किसी आंतरिक क्षति के कारण हो सकता है। आपने कई बार स्कूल में देखा होगा बच्चों को, या फिर अपने आसपास कहीं भी किसी बच्चों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, उनको कोई भी आंसर तो आता है, ठीक है, वो पढ़ तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, उनको अंदर उनके दिमाग में है, लेकिन वो बोलने में वो सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है। डर अलग चीज होती है, लेकिन एक्सप्रेस करना, जब वो बोलते हैं शब्दों का संयोजन नहीं हो पाता उनके दिमाग में, ठीक है, तो इसे एफेजिया बोला जाता है ना। उनकी कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है, उनके लिंगुअल प्रॉब्लम हो जाता है, उनको भाषा में दिक्कत आती है, भाषा कौन सी भाषा में बात करें, कौन सा शब्द कैसे बनाएं, तो विचार को व्यक्त करने में जब दिक्कत आए तो उसे एफेजिया बोल जाते हैं। ऐसे बच्चे मतलब ये रेयर होता है कि बच्चे बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख लेते हैं कि कैसे मुझे कैसे बात करना है, किससे कहाँ पर मैंने कैसे क्या क्या शब्द बोलना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही लेट सीखते हैं कि मुझे कैसा एक्सप्रेस करना है। तब यदि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, उनको ऐसे डिसेबल होते हैं, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है, ये एफेजिया कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया या न्यूमिलेक्सिया। यहाँ पर आप डिसकैलकुलिया से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैलकुलिया शब्द है। कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, यानी जब गणित वाली प्रॉब्लम आए, है ना, चाहे वो सवाल हल करने की बात हो, चिन्हों को याद करने की बात हो, या फिर उन्हें समझाने की बात हो। बार बार ऐसे बच्चों को आप देखोगे कि बार बार कितना भी गणित का सवाल समझाओ, कितना भी उन्हें चिन्हों के बारे में बताओ, उन्हें समीकरण बताओ, कुछ भी फॉर्मूले बताओ, वो उस दिन उतने टाइम तो देख लेंगे, उसके बाद वो बार बार भूल जाते हैं, ठीक है, वो उनको समझ भी नहीं आता कभी। तो ऐसे डिसेबिलिटी को क्या बोला जाता है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। बच्चों को संख्या ज्ञान और गणित के नियमों को समझने में समस्या उत्पन्न हो, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने दिमागी रूप से क्या होते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। कितनी बार आप कभी कभी बच्चों को ऐसा डांट देते हो, भाई तुम्हारे समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता समझ में, क्योंकि आपको सोच देखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं डिस्कैलकुलिया से ग्रसित तो नहीं है। तो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चे को प्रॉब्लम यही होती है कि जल्दी गणित की चीजें नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, तो चिन्हों को ध्यान रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस तरह ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, जो ग्राफिकल चीजें होती हैं गणित में, उसके माध्यम उसमें दिक्कत आती है। वर्बल चीजें, जो वर्बल गणित मैथमेटिक्स होती है, उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स उनको आती रहती है, मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम आती रहती है, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वह गणित में कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। यदि इसे टाइम रहते ही कवर नहीं किया गया, इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को या डिसेबिलिटी को नहीं जान पाए पेरेंट्स या टीचर, तो उसे आने वाले टाइम पे गणित से लगाव खत्म हो जाता है। तो इसे डिसकैलकुलिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिस्मॉर्फिया के बारे में। डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिया से थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो, आप जो बायोलॉजी साइंस वाले होंगे समझ सकते हैं, ये आपके शरीर से संबंधित है, मॉर्फोलॉजी से संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे, जब क्या होता है, अंगों के छोटे बड़े तथा अपूर्ण होने जैसे भ्रम को पैदा करने वाली अशक्तता है। यह एक तरह का मनोविकार है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मेरा हाथ छोटा है, मेरा पैर छोटा है, अन्य बच्चों से तुलना करते रहते हैं कि मैं उसकी अपेक्षा हाइट में कम हो गया हूँ, मैं उसकी अपेक्षा दुबला हूँ, उसकी अपेक्षा पतला हूँ, ऐसा ये बच्चे के अंदर दिमागी रूप से आ जाती है भावना। तो ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसे डिस्मॉर्फिया बोला जाता है। इसकी वजह से बच्चे ऑल टाइम यही सब सोचते रहते हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। चाहे वो किसी प्रकार की शारीरिक विकार से संबंधित बात हो, चाहे त्वचा के रंग से बात हो, या फिर शरीर के अंगों के छोटे बड़े से की बात हो। तो बच्चे दिन भर इसी के बारे में सोचते रहते हैं, स्कूल में गए तो अपने से बच्चों से तुलना करते रहते हैं, तो इसे डिस्मॉर्फिया बोला जाता है। सातवां है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया, ये अशक्तता शारीरिक विकार या फिजिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, जिसमें मांसपेशियों के संचालन में समस्या आ जाने से बच्चों को शारीरिक कार्य में कठिनाई आती है। साथ ही ज्यादातर ऐसे बच्चे अपने हाथ व आंखों के बीच कोऑर्डिनेशन
नहीं बना पाते, यह भी मस्तिष्क के आंतरिक क्षति के कारण होता है, जिसकी वजह से बच्चे सूक्ष्म गति कौशल इन माइक्रो डायनेमिक स्किल में पीछे रह जाते हैं। मतलब एप्रेक्सिया ऐसा डिसेबिलिटी या ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के जो मसल की मूवमेंट होती है वो इरेगुलर हो जाती है ना, जिसकी वजह से वो जो माइक्रो डायनेमिक स्किल होते हैं, जैसे बोल सकते हैं पेंटिंग करना, ठीक है, या फिर स्पोर्ट में छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको अपने शरीर का यूज करना पड़ता है, ठीक है, आपको हाथ पैर का काम चलाना ही पड़ता है, पेंटिंग करना, ऊंची कूद, लंबी कूद, या फिर बोल सकते हैं क्लास के अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको एक्ट करना है डांस के थ्रू कैसे भी, तो उसमें क्या करते हैं कि वे असमर्थता जिसको बोलते हैं कि वे उसमें बहुत ही समस्या आती है उनको, वो कर ही नहीं पाते वो चीजें, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एप्रेक्सिया बोला जाता है। ये क्या होता है, फिजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि मसल की मूवमेंट के इरेगुलर यानी असमान हो जाने के कारण हो जाता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपने आंख, हाथ, जो कार्य होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, ठीक है, देखते कुछ और है, करने हाथ से करने कुछ और लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे माइक्रो डायनेमिक स्किल यानी गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल, जैसे पेंटिंग करना, पेंटिंग करने में, या फिर बोल दिया जाए कि ये डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बनाने में उन्हें दिक्कत जाती है, जबकि साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह बार बार वही गलती कर देते हैं, ठीक है, उन्हें ब्रैकेट बनाने को बोल दिया जाए तो वैसा ही ब्रैकेट सेम टू सेम नहीं बना पाते हैं, थोड़ा बहुत चलता है कि इधर उधर जाए, लेकिन ये वापस से उल्टा बना देते हैं, तो क्या होता है, या फिर गलत कर देते हैं बिल्कुल से तरीके से, तो ऐसे बच्चे को फिजिकल डिसऑर्डर होती है जिसे एप्रेक्सिया बोला जाता है। आप ऐसे बच्चों को देखिए, इनके कांटेक्ट में आइए, इनकी समस्या को सॉल्व कर सकते हो आप बहुत जल्दी, इसमें रिकवर कर पा सकता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट डिसेबिलिटी टाइप और है जिसे डिस्थीमिया हम कहते हैं। डिस्थीमिया में क्या होता है, ये एक मनोविकार है जिसमें बच्चे वातावरणीय या आंतरिक कारणों से, है ना, तनाव में आ जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और यह काफी समय तक बना रहता है। इस वजह से इसका प्रभाव बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में पड़ता है। ऐसे बच्चे अन्य बच्चों से हमेशा अलग एकांत रहना पसंद करते हैं, उनकी चित्तवृत्ति यानी उनका जो एटीट्यूड होता है वो निम्न होता है ना। तो क्या होता है कि बच्चों का जब वातावरण बोल सकते हैं कि जैसे घर पे वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं ना, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, स्कूल में भी बैठे रहेंगे तो एकांत में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो या फिर बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता पेरेंट्स के थ्रू, ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते साथ में, तो वो वही सोचते रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, तो ये क्या होता है, मेंटल मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें डिस्थीनिया जैसी डिसेबिलिटी आ जाती है और वे बाकी काम में, सीखने के काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं। या हो सकता है कि आंतरिक कारण हो सकता है कि उसे कोई बीमारी है जो बता नहीं पा रहा है लोगों को, तो ये डिस्थीमिया के कारण होते हैं। इसकी वजह से बच्चे लोगों से हट के रहते हैं, अन्य छात्रों से, बच्चों से अलग रहना पसंद करते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को खोजिए और ढूंढिए और उन्हें इससे उबारिए और आगे लाइए, तभी वो सीख पाएंगे जल्दी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले आपको बता दूं कि जो ये डिसेबिलिटीज होती हैं, अशक्तता होती है अधिगम वाली, तो इसका कोई ऐसा उपचार नहीं है कि आप इसे कोई टॉनिक या कोई टैबलेट मेडिसिन दे दें तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। इसका बस एक ही उपचार होता है जो हमेशा ध्यान रख के अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके किया जाता है। पहली बात तो टीचर को अपने देखना चाहिए कि स्कूल पे, क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं, उन्हें अलग से ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे इस तरह की बीमारी से, इस तरह की डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, और उन्हें अलग से उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनका अलग से ध्यान रखना चाहिए, उन पे उस तरीके से उनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, फिर उस पर आप वर्क करके बहुत जल्दी उन्हें ठीक कर सकते हो। ऐसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। उनके साथ पढ़ने बैठो, आप उन्हें पढ़ाते समय उनसे बात करो, उनको कोई क्वेश्चन दो करने के लिए, उस समय देख सकते हो आपकी उसे क्या प्रॉब्लम जा रही है, उनसे पढ़ने के लिए बोलो, उनसे लिखने के लिए बोलो, तब आप देख सकते हो कि इसे कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं, क्योंकि आप डिसऑर्डर पूरे डिसेबिलिटीज देख लिए, आपको समझ में आ गया क्या है, तो इनके माध्यम से आप जान गए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे की समस्या का समाधान आप खुद ही कर सकते हैं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ना ही कोई टॉनिक पिलाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।